नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एविशन इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है, हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी या कोई स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। एकदम रट लेना है ये सारे स्कीम्स को। दोस्तों, हाँ, आज हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए गए डिफरेंट रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, जो कि स्वतंत्रता के समय से लेकर के आज के डेट तक जितने भी रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स लिए गए हैं, वो सारे ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम, दैट इज 1947 से लेकर के आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बहुत सारे स्कीम्स लिए हैं। और बहुत सारे स्कीम्स को बाद में मर्ज हुआ है, बहुत सारे स्कीम्स बंद हो गए हैं। तो नंबर ऑफ स्कीम्स का नंबर जो है वो बहुत सारा, अराउंड 80-90 हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग एक ही वीडियो में इसको कवर नहीं करके हम लोग दो वीडियो में इसको कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग 1947 से लेकर के 1980 तक का जितना भी स्कीम्स है वो पढ़ेंगे। और अगले जो वीडियो होगा पार्ट टू, आज का जो वीडियो है ये पार्ट वन का है, आपको दिख रहा है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पार्ट टू होगा, उसमें हम लोग 1980 से लेकर के 2013 तक सारा वीडियो, सारे स्कीम्स पढ़ेंगे। और एक वीडियो तीसरा पार्ट होगा, वो करंट अफेयर्स के अंडर में आ जाएगा, क्योंकि वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उसके अंडर में लिया गया हर स्कीम्स होगा। उसमें 2013 से लेकर के 2020 तक सारे स्कीम्स उसके अंदर होगा। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग आज पढ़ेंगे, ये यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर चेक करिएगा तो हर पेपर में, हर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर पेपर में आपको यहां से क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। सो दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, टॉपिक में जाने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जितने ज्यादा लोग ये वीडियोस को देखेंगे हमें उतना अच्छा लगेगा और हम उतना अच्छा अच्छा टॉपिक, उतना अच्छा अच्छा सब्जेक्ट्स आपके पास लेके आ पाएंगे, सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आ पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अगर बताइएगा तो हमें और भी हौसला मिलेगा, हम और अच्छा अच्छा वीडियोस लेके आ पाएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आप उसके ऊपर वीडियोस लेके आने का जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियोस में अगर कोई आपको क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक और चीज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, ताकि हमारा जो नया वीडियोस आएगा उसके बारे में नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियोस की तरफ। वीडियोस जो है उसका टॉपिक क्या है? रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आज का पार्ट जो है 1947 से लेकर के 1980 तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो स्कीम लिया गया था, फर्स्ट जो प्रोजेक्ट लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, विच वॉज नेम्ड एज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको यहां दिखेगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। द फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1952 में आपको जैसे कि दिख रहा है कि 1952 में ये प्रोग्राम लिया गया था। और ये प्रोग्राम के बारे में हम सभी को थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हैं, स्टेट पीएससी का जो सबसे ऊंचा लेवल का एग्जाम होता है, उसमें हम लोग उसमें जो एंट्री लेवल का पोस्ट होता है उसका नाम है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, राइट। हम लोग डब्ल्यूबीसीएस या यूपीसीएस या बिहार पीसीएस का जो एग्जाम्स देते हैं, उसमें जो टॉप लेवल का रिक्रूटमेंट होता है, उसका जो एंट्री लेवल है, टॉप रिक्रूटमेंट का एंट्री लेवल जो है वो बीडीओ से स्टार्ट होता है। तो बीडीओ के बारे में तो हम सबको पता है। और ये बीडीओ, ये ब्लॉक क्या है? ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मतलब क्या है? ये ब्लॉक का मतलब है कि
कुछ गांव को लेकर के, कुछ विलेज को लेकर के एक ब्लॉक बनाया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि हर this program was formulated to provide an administrative framework through which the government might reach to the district। देखो क्या क्या कहां कहां पहुंचना है गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और तालुका एंड विलेज लेवल। तो पहले था कुछ विलेज, फिर विलेज को साथ में लेकर के क्या किया गया तहसील या तालुका, देन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अच्छा, हर तहसील या तालुका मतलब हर ब्लॉक, तहसील या तालुका को ब्लॉक बोला जाता था, और हर ब्लॉक में एक एक डेवलपमेंट ऑफिसर का रिक्रूट किया गया जिसका नाम है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर में कौन लोग आते थे, उसके अंडर में आते थे विलेज लेवल वर्कर्स। तो ये स्कीम था, और ये स्कीम बहुत ही फेमस हुआ था। लेकिन क्या था कि उस समय हमारे पास क्या था, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस था। मतलब स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस था। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है कि हमारे पास साधन नहीं था, हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम और अच्छे मतलब ये स्कीम्स को बहुत बहुत आगे तक ले जा सके, या बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स ये वीडियो के थ्रू हम लोग गांव में पहुंचा सके। ऐसा हमारे देश के पास उतना पैसा नहीं था, उतना रिसोर्सेज नहीं था, पैसा नहीं था, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास, तो हम लोग उतना अच्छा उस टाइम पे नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो लेकिन ये जो स्कीम था ये बहुत फेमस हुआ था, और ये स्कीम अभी भी एकदम एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, लेकिन अभी भी चल रहा है, वीडियो वगैरह अभी भी है हमारे गांव में। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लेटर बिकम ओवरबर्डन। ओवरबर्डन क्यों हो गया, क्योंकि वहीं हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं था, इसलिए ओवरबर्डन हो गया। ठीक है, ओवरबर्डन हो गया एंड नीड टू शार्पली फोकस द एग्रीकल्चर। फिर क्या हुआ, ये तो क्लियर है कि एग्रीकल्चर में हम ध्यान देना था, क्योंकि हमारा जो विलेज है, हमारा जो रूरल सोसाइटी है, वो ज्यादातर रूरल सोसाइटी किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अगर उसका डेवलपमेंट करना है तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना होगा। इसीलिए आज भी हम लोग जो स्कीम्स देखेंगे ना, जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, उसमें से आपको एक दो स्कीम्स ऐसा मिलेगा जो कि बिल्कुल ही एग्रीकल्चरल स्कीम्स हैं, लेकिन हम उसको रूरल डेवलपमेंट में इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके एग्रीकल्चरल स्कीम्स रूरल डेवलपमेंट को बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो ही रूरल सोसाइटी है हमारा, वो अपलिफ्टेड होगा। तो दोस्तों, ये हो गया आपका पहला जो स्कीम था। चलते हैं अगले स्लाइड में, अगला स्कीम की तरफ, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोग्राम की। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, जो पहला स्कीम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो बहुत फेमस हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना संसाधन नहीं था कि वो पूरा देश में उसको कंटिन्यू कर पाए। इसीलिए ये नया जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया गया कि पहला जो 355 प्रोजेक्ट्स था उसको इसमें इंक्लूड करके ये प्रोग्राम चालू किया गया। ठीक है दोस्तों, देन द गवर्नमेंट देयरफॉर डिसाइडेड टू लॉन्च अलोंगसाइड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो दूसरा प्रोग्राम जो कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 1953। सो जो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, उनके बर्थडे में इसको लॉन्च किया गया। दोस्तों, आपको ये इस रिगार्डिंग ये पता होना चाहिए कि ये जो रूरल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं ना, ये बिल्कुल किसके ऊपर है? ये रूरल डेवलपमेंट किसके दिमाग से आया था? ये वन ऑफ द फोर फादर्स जो है हमारे इंडियन नेशन का, आवर नेशन का, वो है महात्मा गांधी। और ये हमारा जो विलेज है, ये विलेज को ऑटोनोमस बनाना, ऑटोनोमी देना, ये महात्मा गांधी जी के ही दिमाग से आया था। ये उनका बहुत बड़ा सपना था कि हमारा जो देश है, हमारा जो गांव है, हमारा देश के जो सारे गांव है, वो ऑटोनोमस होगा, ऑटोनोमी मिलेगा उनको, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। मतलब हर एक गांव के अंदर सब कुछ मौजूद होगा। अपना खाना वो गांव खुद पकाएगा, खाना पकाएगा इन द सेंस एग्रीकल्चर में वो खुद प्रोड्यूस करेगा अपना खाना, अपना कपड़ा वो खुद बनाएगा। एवरीथिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, वो गांव जो है वो ऑटोनोमस होगा। ये गांधी जी का विजन था,
और ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का फोर फादर्स जो है उनको गांधी जी ने ये चीज बताया था, ये सलाह दिया था गांधी जी ने। और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वहां वहां वो अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीज मिलेगा, जो गांधीयन पॉलिसीज है उसमें आप उसमें बार बार बताया जा रहा है कि हमारे गांव को ऑटोनोमी देना है, ऑटोनोमस बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1953 में। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो है पंचायती राज। तो जैसे कि हम आपको डीपीएसपी की बात कर रहे थे, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो डीपीएसपी है, उसमें आर्टिकल 40 जो आता है, कितना आर्टिकल, सॉरी अच्छा, तो आर्टिकल 40 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के लिए दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, उसमें बताया गया है कि पंचायती राज, मतलब ये पंचायती राज जो है इसमें क्या है, जो हम अभी आपको समझा रहे थे कि जो विलेज है उनको ऑटोनोमी देना है। कैसे ऑटोनोमी देना है ये भी बताया गया है कि हमारा थ्री टियर उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन होगा। देखिए यहाँ एकदम नीचे लिखा हुआ है, सबसे ऊपर रहेगा, सबसे नीचे रहेगा विलेज लेवल तक, जिसको हम बोलेंगे पंचायत। फिर सेकंड लेवल जो होगा, मतलब बीच का लेवल, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक या फिर उसको बोल सकते हैं पंचायत समिति बोलते हैं कहीं कहीं। और तीसरा जो सबसे ऊंचा लेवल होगा इसका, वो होगा जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये तीनों लेवल में इसको ब्रेकअप किया गया है। ये तीनों लेवल कैसे कैसे क्या करना है, ये आर्टिकल 40 में आपको, ये आर्टिकल 40 में बताया गया था। और इसी के तहत 1959, इन द ईयर ऑफ 1959, अगेन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बापू महात्मा गांधी, 1959 में कहा किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से चालू किया गया था? राजस्थान का नगौर विलेज इन राजस्थान से ये पंचायती राज सिस्टम चालू किया गया था। इट कंसिस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस through which self-government of villages realized. They are tasked with economic development, strengthening social justice, and implementation of central state government schemes, including those 29 subjects listed in 11th schedule. जब ये पंचायती राज लेके आया गया, तो ये जो मिडिल वाला जो पार्ट है ना, इसको वो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो था, पहला एकदम फर्स्ट जो स्कीम बताया कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, उसका जो ब्लॉक लेवल था उसके साथ इसको मर्ज करके ये एक साथ उसको दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पंचायती राज जो कि अभी भी चल रहा है, अभी भी ऑलमोस्ट हर स्टेट में ये चल रहा है, एक दो स्टेट्स को छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट स्कीम की तरफ। देखिए हम आपको बता रहे थे कि हमारा जो विलेज है वो कहीं ना कहीं जाकर एकदम मिलता है एग्रीकल्चर से, क्योंकि हमारा विलेज इकोनॉमी का मेन जो कॉलम, मेन जो इनकम सोर्स है वो है एग्रीकल्चर। तो इसलिए अगर आपको विलेज को अपलिफ्टमेंट, विलेज सोसाइटीज का अपलिफ्टमेंट करना है तो एग्रीकल्चर में आपको अच्छा करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर में अच्छा करने के लिए हम लोग हमारे गवर्नमेंट ने हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम लिया। क्या करने के लिए? हमारे जो विलेजेस है और हमारा जो देश है इसको फूड के मतलब हमारा जो फूड का जो है उसमें इन द फील्ड ऑफ फूड सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ये प्रोग्राम लिया गया। ये प्रोग्राम बिल्कुल रिलेटेड है किससे? ग्रीन रिवॉल्यूशन से।
देखिए ये 1966-67 में लॉन्च हुआ था। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड इन बाय 1970-71। द कोर फिलोसॉफी ऑफ द प्रोग्राम वाज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। प्रोडक्शन मतलब, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में यही डिफरेंस है कि प्रोडक्शन बढ़ाना मतलब खाली प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा खाना प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ये मतलब होता है कि लैंड जो है, लैंड एरिया ऑफ लैंड जो है वो आपका सेम ही रहेगा, इतना ही एरिया रहेगा। इतना ही एरिया में हम पहले अगर 1 क्विंटल गेहूं उगाते थे, तो अभी हम लोग यहीं पे 5 क्विंटल गेहूं उगाएंगे। ठीक है ना? लैंड को नहीं बढ़ाएंगे। मतलब तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, जो जितना लैंड है उतना ही लैंड रहेगा। लैंड को हम नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि लैंड को घटाएंगे, एग्रीकल्चरल लैंड को घटा देंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोड्यूस है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ाने के लिए आपको क्या तीन तीन स्टेप्स लिया गया। फर्स्ट स्टेप, तीन चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। सीड्स जो पहले हम लोग यूज करते थे वो हाई यील्डिंग नहीं था। वो हाई यील्डिंग मतलब वो सीड्स जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जमीन में उगाया गया तो बहुत सारा फसल वो देगा। फिर इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और तीसरा इंक्रीज इरिगेशन। ये तीनों के जरिए हम लोग हमारा प्रोडक्टिविटी जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसको बहुत बहुत बढ़ा लिया गया। एक और चीज यहाँ ध्यान देना, ये जो फर्टिलाइजर है इसमें इंक्लूडेड है पेस्टिसाइड्स भी। पहले क्या होता था कि हमारा जो किसान भाई है, कि किसान भाई कहीं ना कहीं डिपेंड करते थे कि जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स है उस पर डिपेंड करते थे, और ये नेचुरल पेस्टिसाइड्स हमेशा काम नहीं करता था। बहुत बार ऐसा होता था कि कोई पेस्ट आ करके सारा फसल को खराब कर दिया, ऐसा होता था। तो बाद में क्या किया गया, ये फर्टिलाइजर्स और भी केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज किए जाने लगा, और जो है फसल खराब होना वो कम हो गया। और इंक्रीज्ड इरिगेशन, पहले कहीं ना कहीं हमारा जो किसान भाई है वो बस अपने बारिश के ऊपर डिपेंड करते थे, बारिश के ऊपर डिपेंड करते थे, रेन के ऊपर डिपेंड करते थे। लेकिन क्या किया गया, इरिगेशन इतना अच्छा कर दिया गया, बहुत सारे इरिगेशन का स्कीम लिया गया, तो इरिगेशन इतना अच्छा हो गया कि पानी मतलब बिना बारिश के भी बहुत बहुत अच्छा फसल होने लगा। तो ये तीनों स्टेप्स के जरिए क्या हुआ, हम लोग फूड के तहत, फूड के डिपार्टमेंट में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट, हमारा कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन गया। और ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि अगर खाने के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, अगर हमारे पास खाना सरप्लस होगा, तो ही हम लोग अर्बन सोसाइटी को भी और आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि हमारे पास अगर खाने का साधन नहीं होगा, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो, अगर फूड प्रोडक्ट हमको बाहर से जैसे कि पहले करना पड़ता था, हमें बाहर से उसको आमदनी करना पड़ता था, बाहर से हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता था, तो हमारा बहुत सारा पैसा वहीं चला जाता था। तो इसीलिए सबसे पहले हमें खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना था। हम लोग पहले खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बने, ना ही सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बल्कि हम लोग सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स उत्पादन करने लगे, और उसको फिर बाहर बेच के और भी पैसा हम लोग कमाने लगे। तो दोस्तों ऐसे हम लोगों का और भी मतलब हमारा जो सोसाइटी है और आगे बढ़ने लगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले स्कीम की तरफ, देखते हैं। ये है एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। दोस्तों एकदम इंडिपेंडेंस के टाइम से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ही खराब था बल्कि। और गांव के लोग तो आपका जो पॉन्ड्स होते हैं गांव में उसका पानी पीते थे, जो झील होते हैं उसका पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे। तो कहीं ना कहीं, और किसी गांव में अगर किसी बार कॉलेरा वगैरह होने लगता था, या कोई ऐसा डिजीज होने लगता था जो कि कॉन्टामिनेट, जो कि इजीली फैल जाता है, वो डिजीज से वाटर कॉन्टामिनेटेड होता था, और किसी एक जन का होने से ही पूरा गांव कॉलेरा से एकदम मतलब वो मतलब महामारी का आकार वो ले लेता था, है ना?
आपका आप देखें, आप पुराना कोई कहानी वगैरह पढ़ेंगे या पुराना कोई हिस्ट्री बुक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे क्या होता था कि किसी गांव में अगर किसी एक फैमिली में कोई डिजीज आ गया, स्पेशली कॉलेरा, कॉलेरा से तो मतलब गांव, मतलब विलेज आफ्टर विलेज में मतलब लाखों लोग मर जाते थे बस कॉलेरा से हर साल। जो बरसात की सीजन है, रेनी सीजन है, उसमें कॉन्टामिनेटेड ऐसा होता था क्योंकि वाटर कॉन्टामिनेटेड हो जाते थे। सपोज किसी किसी को कॉलेरा हो गया है और वो वायरस, वो लोग उसका उनका जो यूज किया हुआ कपड़ा वगैरह है वो झील में धोते थे और वही झील से पानी फिर दूसरा फैमिली पीता था, फिर वो उस फैमिली में चला जाता था और विलेज आफ्टर विलेज एकदम लाखों लाखों लोग उसमें मर जाते थे। हर साल का ये कहानी था। इसीलिए पहले से ही हमारा जो गवर्नमेंट था उनका टारगेट था कि गांव तक पीने का जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी गांव तक पहुंचाना। लेकिन शुरू में जैसे कि हमने आपको बताया कि शुरू में उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं था, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं था तो हम उसको गांव तक पहुंचा नहीं पाए पीने का पानी को। लेकिन जैसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, हमारा जैसे ही हमारा इनकम बढ़ा, देश का इनकम बढ़ा, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ा, गवर्नमेंट भी धीरे धीरे ये सारे स्टेप्स, ये सारे स्कीम्स लेने लगे और ड्रिंकिंग वाटर को एकदम घर तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम्स ले लिया। और लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत आपका इंडिपेंडेंस के बहुत साल बाद भी अभी तक भी कुछ गांव ऐसा है जहां ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पूरा पूरा पहुंचा नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पहली बार ये स्कीम 1972 में लिया गया, देन इस यही स्कीम को लिया गया 86 में, देन 99 में और फिर 2004 में। अभी अभी भी फिर आप जब हम लोग इस इंडिया गवर्नमेंट का स्कीम्स को लेकर के बात करेंगे तब हम देखेंगे कि फिर से ये स्कीम्स लिया गया है कि सारे गांव तक फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है। और दोस्तों ये वन ऑफ द बेसिक राइट्स है कि पीने का पानी, साफ पीने का पानी सबको मिलना चाहिए। ये वन ऑफ द बेसिक राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है। तो ये गवर्नमेंट को पूरा करना ही है। इसीलिए हर गवर्नमेंट यहाँ सत्ता में आता है तो ये इस पे ध्यान देता है और इस पे ध्यान देना भी चाहिए कि आज के डेट में भी लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। ये शर्म की बात है। अगर हम लोग अपने आप को डेवलप्ड कंट्री में शामिल करना चाहते हैं, पावरफुल नेशंस में शामिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें ये करना ही है कि नंबर वन, कोई खाली पेट ना सोए। हंगर जो है उसको खत्म करना है, हंगर खत्म करना है और पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर सबके पास पहुंचाना है। ये सबके पास पहुंचाना है। तो दोस्तों अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीएससी का तैयारी कर रहे हो और अगर आप बीडीओ या डिस्ट्रिक्ट लेवल में एसडीओ डीएम बन के अगर आप रिक्रूट होते हो तो आपको ये दोनों चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इस पे आपको काम करना ही है। आप बिल्कुल इनोवेटिव स्कीम्स सोचिए कि जिसपे ये दोनों चीज आप दे पाओ, कोई भूखा ना सोए और किसी को ड्रिंकिंग वाटर का किसी गांव में ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम ना हो। ये चीज आप, ये प्रॉब्लम्स आप विलेज में जाओगे या डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो ये प्रॉब्लम आप बिल्कुल फेस करोगे कि पीने का पानी और खाना को लेकर के। तो दोस्तों इसके बारे में आपको जरूर अपने दिमाग में ये चीज बैठा के रखना होगा कि ये आपको करना है और इसके बारे में आप सोच के ही आगे बढ़ो। चलते हैं अगले स्कीम की तरफ, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो देश है, हमारा देश का जो एग्रीकल्चर है, ये डिपेंडेंट ऑन रेन है, ज्यादातर डिपेंडेंट ऑन रेन है। अब और हमारा जो रेन है, रेनी सीजन है, ये अपना मर्जी से चलता है क्योंकि वो मॉनसून जो विंड आता है, हमारा जो मॉनसून है, वो जो विंड आता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, उस पे डिपेंड करता है। और उसका आने का कोई एकदम हम लोग डेट तो मानते हैं कि 1 जून इंडिया में केरला में घुस जाता है, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। हर बार बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से वो किसी बार डिले होता है, किसी बार कम आता है। और क्या होता है कि ड्रॉट एरियाज बहुत बढ़ जाता है। तो इसके अलावा कुछ एरिया इंडिया में ऐसा, इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है और जो हमारा
जो लैंड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, तो कुछ एरिया बहुत ड्रॉट प्रोन है, जिसमें से सबसे पहले ही हम लोग बोलेंगे नंबर 1 थर्ड डेजर्ट, थर्ड जैसे राजस्थान में थर्ड डेजर्ट, और नंबर 2 वेस्टर्न घाट जो माउंटेन है, वेस्टर्न घाट माउंटेन का ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन। ठीक है, ये दोनों जगह बहुत ही ड्रॉट प्रोन है, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है वो यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है। आप अगर इंडिया का मैप को देखिएगा तो इंडिया का मैप का जो साउथ वेस्ट पार्ट है, वेस्ट साउथ सादर्न इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है, वहां पे हमारा वेस्टर्न घाट्स है। तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आता है वो जाके कहा बैरियर मिलता है उसको, कहां पे जाके पहला बैरियर मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में, और बैरियर मिलते ही वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न साइड में वो पूरा पूरा बारिश डाल देता है, और जो उसका ईस्टर्न पार्ट है वो रेन शैडो रीजन में आ जाता है, और इसलिए वहां पे बारिश नहीं होती है। तो ये सारे एरिया ड्रॉट प्रोन है, और ये सारे एरिया को दिमाग में रखते हुए ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम लिया गया 1973-74 में, टू टैकल द स्पेशल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दोज फ्रेजाइल एरियाज which are constantly affected by severe drought conditions, जिस जहां हर साल ड्रॉट होता है, वहां वहां के लिए क्या स्कीम्स लिया गया, वहां के लिए आपका टैंक्स बनाया गया, वहां के लिए कैनल्स बनाया गया, वहां के लिए इरिगेशन बहुत अच्छा से किया गया, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लिया गया 1989 में, और अभी भी बहुत सारा स्कीम्स वहां के लिए लिया जाता है, डैम्स बनाया जाता है, टैंक्स बनाया जाता है, और वो टैंक्स या डैम से कैनल के जरिए हर जगह में पानी का कोई प्रॉब्लम ना हो, ये देखा जाता है। ध्यान में रखना है कि जिस एरिया पे फसल नहीं होता है उसका सिर्फ यही कारण नहीं होता है कि वहां का सॉइल अच्छा नहीं है इसलिए फसल नहीं होता है। बहुत जगह ऐसा है, इंडिया में ही बहुत जगह ऐसा है जहां का सॉइल बहुत अच्छा है लेकिन पानी नहीं होता है, रेन बहुत कम होता है, इसके वजह से फसल अच्छा नहीं होता है। तो वो जगह पे हम लोग अगर इरिगेशन अच्छा कर पाए तो वहां पे हम लोग अच्छा फसल उगा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारा जो गवर्नमेंट है वो सब जगह जगह पे इरिगेशन अच्छा करने के लिए ये सब प्रोग्राम्स लेते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अच्छा दोस्तों, हमने 2 स्लाइड पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बता रहे थे, तो वहां हम आपको बताना भूल गए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया है MS स्वामीनाथन। ये ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। अच्छा, अगर आपको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा तो होगा, उसका आंसर होगा बोरलॉग। ठीक है, लेकिन वो इंडिया में नहीं थे, वो बस ये बताए थे हाई यील्ड वैरायटी जो है इसके बारे में प्रिस्क्राइब किया था, तो ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। लेकिन अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोरलॉग, फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। क्रैश प्रोग्राम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो पहला 2 रिक्वायरमेंट था, नंबर 1 फूड, पहला जो 2 था नंबर 1 था फूड, दूसरा हो गया ड्रिंकिंग वाटर, देन तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो खाना खरीद के वो खा पाएंगे, अपना मकान खरीद पाएंगे, अपना कपड़ा खरीद पाएंगे। तो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारा। हम अगर अच्छा लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्रैश प्रोग्राम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट ये 1973 में लॉन्च किया गया, जिसका प्राइमरी फोकस था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। कहां? रूरल एरिया में। और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट ऐसे करना था ताकि वो एम्प्लॉयमेंट से वही रूरल एरिया
बेनिफिशियल हो। जैसे कि अगर वहां का जो लेबर्स हैं, वहां का जो काम ढूंढ रहे हैं, वहां का जो लेबर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, ऐसे जो लेबर्स हैं, उनको यूज करके अगर उसी गांव में एक मान लीजिए एक कुआं बना दिया गया, या एक ट्यूबवेल लगा दिया गया, ट्यूबवेल या पीने का पानी के लिए या इरिगेशन के लिए एक कैनाल बना दिया गया, या उस गांव का रास्ता अच्छे से बना दिया गया, या फिर उस गांव में एक अच्छा आंगनवाड़ी प्रेमाइसेस बना दिया गया, या फिर उस गांव में एक अच्छा ऐसा जगह बना दिया गया जहां पे बहुत सारे लोग बैठ के बातें वगैरह कर सकते हैं, है ना? तो वो गांव का डेवलपमेंट, वो गांव के लिए एक एसेट बन जाएगा, राइट? और ये सारी चीजें, कैनाल बनाना या वेल बनाना, तब उस 1973 के बारे में टाइम में सोचो, तब ये सब लेबर इंटेंसिव वर्क्स हुआ करता था। मतलब ये बहुत सारे लोगों को, एक कुआं अगर बनाना है तो उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, एक रास्ता अगर बनाना है तो उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, एक मान लीजिए एक झील बनाना है आपको तो उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो ऐसा ऐसा काम ढूंढा जाता था जिसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और फिर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए जाने लगा। और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होना चाहिए। ईच ब्लॉक प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100%, हर ब्लॉक में एटलीस्ट 100 लोगों को मिले ऑन एन एवरेज कंटिन्यूअसली ओवर वर्किंग सेशन ऑफ 10 मंथ्स ईयर, एक साल में 10 महीना तक एटलीस्ट मिले, 100 लोगों को काम मिले। और ऑब्जेक्टिव क्या था? ड्यूरेबल एसेट बनाना। जैसे कि हम बता रहे थे कि ड्यूरेबल एसेट बनाना है, वो उन लोगों से काम करवा के ड्यूरेबल एसेट बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ काम कराया, जैसे कि मान लो कुछ ढोने का काम करवा दिया उनसे, कैरी करने का काम, या फिर कुछ ऐसा काम किया जो उस गांव में कुछ हेल्प नहीं हुआ, या फिर मान लो पोस्टरिंग का काम करवा दिया, ये सब काम नहीं। ड्यूरेबल एसेट प्रोडक्शन का काम, जैसे कि हम अभी एग्जांपल ले रहे थे कि एक वेल बना दिया, या ट्यूबवेल लगवा दिया, या रोड बना दिया, या एक बैठने का जगह बना दिया, एक आंगनवाड़ी प्रेमाइसेस बना दिया। ये सारे क्या होता है, ये सारे चीज उस गांव के लिए वो बहुत दिनों तक उसको यूज कर पाएंगे, वो गांव का ड्यूरेबल एसेट रह जाएगा। तो ये ऐसा काम उनके लिए उनको करवाना है। तो ये सब बाद में धीरे धीरे माइनर इरिगेशन, जैसे कि हम कैनाल के बात कर रहे थे, सॉइल कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ बोने का काम, लैंड रिक्लेमेशन, फ्लड कंट्रोल मतलब कहीं किसी गांव में मान लो हर महीना, हर साल बारिश के टाइम नदी का पानी घुस जाता है, तो उस नदी के किनारे डैम बना देना, एक वॉल बना देना, ये सारे काम इस स्कीम के अंदर आ गया, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। और यही स्कीम को मद्देनजर रखते हुए, यही सब स्कीम्स को दिमाग में रखते हुए बाद में जो नरेगा वगैरह जो है, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, वो सारे स्कीम्स को लेके आया गया। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट कुछ स्कीम्स की तरफ। नेक्स्ट जो स्कीम है दोस्तों, देखिएगा, कुछ स्कीम्स ये स्लाइड के अंदर है जो कि इमरजेंसी के टाइम में लिया गया था। हम सबको पता है कि 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया था, और उस टाइम में बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क, क्योंकि कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं था, तो वंस डेमोक्रेसी नहीं था उस टाइम पे, तो बहुत सारा गवर्नमेंट ने बहुत सारा वन साइडेड डिसीजंस लेकर के बहुत सारा डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया था। उसमें से एक था, बहुत ही सबसे फेमस जो था, 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारा स्कीम्स को इंक्लूड किया गया था। उसमें कहीं सारा रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड भी था। उसमें से कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखा है कि एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, जो पीने का पानी के लिए था, फिर सैनिटेशन प्रोग्राम फॉर रूरल एरियाज, ये सारे स्कीम्स उसके अंदर था, ठीक है। और फिर 1977 में एक इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। कब? 1977 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है, इंस्टीट्यूट कहां पे है, कहां पे एस्टेब्लिश किया गया था? ये किया गया था, आपको ध्यान में रखना है, इसका ये क्वेश्चन में आता है, राजेंद्र नगर। और ये राजेंद्र नगर है कहां पे? नियर हैदराबाद, इन तेलंगाना स्टेट, ठीक है। राजेंद्र नगर नियर हैदराबाद से 15 किलोमीटर दूर है ये राजेंद्र नगर, जहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट 1977 में एस्टेब्लिश किया गया था, जहां पे
रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट बहुत सारा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर ट्राइसेम जो कि बहुत ही फेमस है, ट्राइसेम बोल के जो स्कीम है, ये रूरल यूथ को जॉब के लिए सक्षम बनाने के लिए ये स्कीम का लॉन्च किया गया था 1979 में एज अ सेपरेट नेशनल स्कीम फॉर ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्या है? ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द कंपेलिंग रीजंस फॉर लॉन्चिंग द प्रोग्राम बीइंग द ह्यूज बैकलॉग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट स्कीम के लिए ये स्कीम को लाया गया था। रूरल जो यूथ है उनको अच्छे से ट्रेनिंग देके कुछ ना कुछ जॉब उनको दिलाने के लिए। तो दोस्तों ये सारे स्कीम्स लिया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। चलते हैं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम था जो कि 1978 में सोचा गया था और इंप्लीमेंट किया गया था 1980s में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे दिखेगा। क्या क्या था? फर्स्ट था टू हेल्प फैमिलीज ऑफ रूरल एरियाज who lie below poverty line and enhance their state of living, उनका जो स्टेट ऑफ लिविंग था उसको बढ़ाने के लिए। सेकंड था टू एम्पावर पुअर बाय हेल्पिंग देम डेवलप एट एवरी लेवल, मतलब सिर्फ फूड और रोटी कपड़ा मकान नहीं, हर लेवल, मतलब उनको एजुकेशन दिया जाएगा, उनको हेल्प दिया जाएगा, हेल्प सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब। तीसरा था बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव एसेट्स एंड इनपुट्स टू इट्स टारगेट ग्रुप्स इन द हेल्पफुल वर्क डन बाय द प्रोग्राम, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया द एसेट्स प्रोवाइडेड इन प्रोग्राम कुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, उनके लिए घर बना दिया जा सकता है, उनको खाना खाने का प्रबंध किया जा सकता है, उनके लिए उनको कुछ काम दिया जा सकता है जो जिससे वो कमा के खा सके, ये सारे चीज रूरल जो पुअर है उनके लिए सोचा गया था। देन फाइनली अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब उनको डायरेक्टली कुछ पैसा भी दिया जाएगा, ऐसा भी सोचा गया था ये स्कीम में, आईआरडीपी में, यह है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान में रखना है और ये स्कीम बहुत फेमस भी हुआ था उस टाइम पे। देन आते हैं आज का लास्ट स्कीम विच इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। जो पहला एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था उसी से उसका बैकलॉग्स जो था उसको, उसका डिसएडवांटेजेस जो था उसको कम करने के बाद ये स्कीम लिया गया था, जो कि 1980s में इसको लॉन्च किया गया। 1980s में ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस पे कहीं ना कहीं बढ़ा था। दिस वाज व्यूड एज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन, क्योंकि लोगों के हाथ में, गांव के लोगों के हाथ में काम रहेगा तो उनको पैसा मिलेगा और पॉवर्टी इससे कहीं ना कहीं हटेगा। द NREP रिप्लेस द फूड फॉर वर्क। अच्छा, इसके पहले एक और भी स्कीम लिया गया था विच वाज फूड फॉर वर्क स्कीम। फूड फॉर वर्क स्कीम मतलब काम करवाया जाएगा और उसके बदले में आपको खाने के लिए पैसा, खाना मिलेगा आपको, आप काम करेंगे, आपको काम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, राइट। प्रोग्राम विच प्रोवाइडेड, ये बहुत ही फेमस हुआ था, 2864 लाख मैंडेज प्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर, एक साल में इतना मैंडे प्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना, एक लोग एक दिन में जितना काम करते हैं उसको मैंडे बोलते हैं। तो 1978-79 में 2864 लाख मैंडेज का प्रोड्यूस किया गया, जो कि ये फूड फॉर वर्क स्कीम के अंदर में था। तो ये स्कीम को हटा के ये नया स्कीम लाया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? ऑब्जेक्टिव्स था जनरेशन ऑफ एडिशनल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड का मतलब आपको पता होगा कि जिसका जो स्किल है उसके हिसाब से जो जॉब मिलना चाहिए, अगर उतना अच्छा जॉब ना मिलके उससे कम लेवल का जॉब मिले तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि आप आज की डेट में आपको बहुत सारा ऐसा एग्जांपल्स मिलेगा कि ग्रुप डी स्टाफ के लिए पीएचडी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इंडिया में, इसका बहुत एग्जांपल्स है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, कि सपोज कोई पीएचडी किया हुआ कैंडिडेट
पोस्टमैन का जॉब के लिए अप्लाई करे या पोस्टमैन का जॉब कर रहा है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना। तो अंडर एम्प्लॉयड लोगों के लिए, बोथ मेन एंड वुमेन के लिए रूरल एरिया में कुछ काम एडिशनल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का के बारे में इसमें सोचा जाता था। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स, फिर से देखिए बार बार ये चीज पे फोकस किया जा रहा है। जब जब आप लोग भी गांव जाइएगा वीडियो बन के या कुछ डीएम बन के, अगर गांव का कोई आपका आपके अंडर में कोई गांव होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जब किसी को काम दोगे 100 डेज वर्क में या कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्कीम में अगर आप किसी को काम दोगे, तो दो चीज आपको ध्यान रखना होगा। नंबर वन, उसमें जो पैसा अलॉट किया जाएगा वो उससे जो आप काम करवाओगे वो ज्यादातर लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उससे आपने एक मशीन खरीद लिया, लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव काम के लिए ही पैसा दिया जाता है, ठीक है। लोगों से काम करवाना है, लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा काम देना है। अगर आप एक मशीन खरीद लेते हो, सपोज एक मिक्सचर मशीन आप खरीद लेते हो, तो मिक्सचर मशीन खरीदने में आपको सपोज 1 करोड़ रुपया लग गया, तो आपने मिक्सचर मशीन खरीद लिया। आपने सोचा कि मिक्सचर मशीन तो बहुत काम कर देगा, लोगों का जो मेहनत है वो बच जाएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, क्योंकि वो जो 1 करोड़ रुपया है, आप ये सोचो कि आप वो लोगों के हाथों तक पहुंचाओगे। आप वो मशीन ना खरीद के अगर उससे आप 100 लोगों को काम दोगे, तो वो 1 करोड़ रुपया आप 100 लोगों में बांट सकते हो एज वेज, और उससे क्या होगा, वो 100 लोगों को 100 लोगों का 100 फैमिली बच जाएगा, उनको रोजी रोटी मिल जाएगी। तो आपको ऐसे सोचना है, लेबर इंटेंसिव के बारे में सोचना है। आपको मेहनत कम नहीं करवाना है, बल्कि आपको मैंडेज और क्रिएट करना है। तो आपको उस हिसाब से सोचना है। लेबर इंटेंसिव जो काम होगा वो सारे काम आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप जो काम करवाओगे वो एसेट, वो प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स बनना चाहिए। प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ऑफिसर का पीए बना दिया आपने किसी को, तो वो 100 डेज वर्क में नहीं आता है, क्योंकि वो कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, राइट। तो ऐसा काम उनसे करवाना है ताकि कोई एसेट बना रहे, वो गांव के लिए, वो अर्बन एरिया के लिए, स्पेशली गांव के लिए वो एसेट बना रहे। तो आपको ऐसा कोई काम उनको ढूंढ के देना होगा जो ऐसा कुछ उस काम से बने, ताकि वो गांव के लिए रह जाए। तो ये दो चीज आप जब कोई भी काम अलॉट करोगे, तो आपका अगर आपका प्लान तभी पास होगा ऊपर से, ऊपर के लेवल से, जब आपका ये दोनों रहेगा। लेबर इंटेंसिव होगा। कोई मशीन के लिए आप जो, अगर आपके आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया आया है इस स्कीम में, 100 डेज वर्क का स्कीम में, तो उसका एक परसेंटेज ही आप मशीन वगैरह के लिए, हाँ कुछ तो मशीन लगता ही है ना, तो कुछ परसेंटेज ही 20-30%, मोस्ट प्रोबेबली 25% ऑफ मशीन, 25 या 35, हमको याद नहीं आ रहा है, चेक कर लेना। 25% या 35% आप मशीन खरीदने के लिए यूज कर सकते हो, बाकी पैसा वेज के हिसाब से लोगों तक पहुंचाना है आपको। यही काम है, यही फोकस है इस काम का, इस ये प्रोजेक्ट का, ये स्कीम का। तो दोस्तों आज यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो पार्ट है 1980s तक, तो इतना ही है। हम लोग आगे का जो स्कीम्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो से आपको बहुत फायदा मिला है। ये वीडियो देखने के बाद आप प्लीज एक बार पुराना क्वेश्चंस यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का पुराना क्वेश्चंस आप चेक कर लो। देखो आप कितने सारे कॉमन मिलेंगे आपको, जो कि इसी स्कीम से, ये सारे स्कीम्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, जरूर लाइक करिए। और एक चीज दोस्तों हम बता देते हैं कि ये वीडियो में जो स्कीम्स हमने, जो स्लाइड्स हमने आपको दिखाया, जो स्कीम्स आपको बताया, जो स्कीम्स के बारे में, उसका पीडीएफ के फॉर्मेट में, यही स्लाइड्स को पीडीएफ के फॉर्मेट में यही वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए और ये वीडियो, ये स्लाइड्स डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसको अच्छे से रट लीजिए। उसमें से बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको मिलेगा। और इसके लिए आप हमारा, ये वीडियोस की, ये स्लाइड्स के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है एविशन इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। जरूर आप लोगों ने ये वीडियो को लाइक कर लिया। अगर आपको ऐसा और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या-क्या टॉपिक में वीडियोस चाहिए। हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। और इसका सेकंड पार्ट जो है, इसका सेकंड एपिसोड जो है वो आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर सबको। नमस्कार।